जैसे जैसे भारत डिजिटल हो रहा है, वैसे वैसे पब्लिक इम्तिहानात को भी ऑनलाइन किया जाने लगा। लेकिन चीटिंग, साइबर क्राइम, हैकिंग जैसे संगीन मामलात को देखते हुए इम्तिहानात में शफाफियत लाना लाजमी था और इसी जानिब अहम कदम बढ़ाते हुए हुकूमत ने फरवरी 2024 में एक कानून बनाया जिसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। इस कानून को 21 जून से मुल्क में नाफिज कर दिया गया है। इस कानून में नकल करने वालों और नकल माफियाओं को 10 साल की जेल से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की सजा जैसे सख्त ज़ाब्ते हैं। कानून के सेक्शन 3 में तफसील से बताया गया है कि अनफेयर मीन्स से क्या मतलब है या कौन कौन सी हरकतें नकल के दायरे में आएंगी। इसमें कम से कम 15 बातें बताई गई हैं जो नकल के दायरे में आएंगी। इन 15 बातों में क्वेश्चन पेपर या आंसर को लीक करना, क्वेश्चन पेपर को चुराना या छुपाना, उस पर कोई निशान लगाना, आंसर शीट से छेड़छाड़ करना और उस पर कोई निशान लगाना, इम्तिहान के दौरान किसी अनऑथराइज शख्स के जरिए किसी सवाल का जवाब बताना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर से कैंडिडेट की मदद करना जैसे मामले नकल के दायरे में आएंगे। इस कानून में सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं बल्कि ऑनलाइन एग्जाम में भी नकल पर तफसील से रोशनी डाली गई है। कानून में कहा गया है कि किसी इम्तिहान की मेरिट से जुड़े दस्तावेजों से छेड़छाड़ या मेरिट लिस्ट से छेड़छाड़ भी नकल के दायरे में आएगी। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी एग्जाम या फर्जी एडमिट कार्ड जैसी चीजें जारी करना भी नकल माना जाएगा। इस कानून के सेक्शन 2K में कहा गया है कि कोई भी इम्तिहान जिसे पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी या मरकजी हुकूमत के जरिए तयशुदा किसी भी इदारे के जरिए कराया जाएगा, वो इम्तिहान इस कानून के दायरे में आएगा। कानून में 5 इदारों के नाम भी हैं, जिनमें पहला UPSC जो सिविल सर्विस इम्तिहान से लेकर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन जैसे इम्तिहान मुनक्किद करती है। दूसरा SSC जो ग्रुप C नॉन टेक्निकल और ग्रुप B नॉन गेजेटेड इम्तिहान करवाती है। तीसरा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो रेलवे की ग्रुप C और D से वाबस्ता तमाम एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी लेता है। चौथा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जो बैंकों में अलग अलग ओहदों के लिए इम्तिहानात ऑर्गेनाइज करता है। और पांचवी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जो JEE मेंस से लेकर UGC नेट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जैसे एग्जाम मुनक्किद करती है। कानून में कहा गया है कि नकल करते हुए पकड़े जाने पर 3 साल से 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर मुल्जिम जुर्माना अदा नहीं करता तो उसको मजीद सजा दी जा सकती है। आज की पेशकश में इस कानून के अहम पहलुओं पर रोशनी डाली जाएगी। आदाब, अपना मुल्क, अपना आईन, शक्ति संविधान की। नाजरीन, तालीम वो बुनियाद है जो एक मजबूत समाज की तामीर करती है और इसी समाज में एक स्टूडेंट अपने इल्म, हुनर और काबिलियत की बुनियाद पर खुद को इस काबिल बनाता है कि वो रोज़गार हासिल कर सके। और ये रोज़गार ना सिर्फ उसको समाजी और माशी तौर पर मजबूत बनाता है बल्कि ये उसका एक ख्वाब भी होता है। उसका ये ख्वाब ना टूटे, इसके लिए जून 2024 में मुल्क में एक कानून नाफिज किया गया जिसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन द प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। 5 फरवरी को ये एक बिल के तौर पर पार्लियामेंट में पेश किया गया। 9 फरवरी को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पास हो जाने के बाद 12 फरवरी को सदर जमहूरिया के दस्तखत के साथ ये एक कानून बना और 21 जून 2024 को ये पूरे मुल्क में नाफिज हो गया। क्या है ये कानून और किस तरह से ये पब्लिक एग्जामिनेशन में गड़बड़ी को रोकने में कामयाब होगा, इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं माहिर कानून और असिस्टेंट प्रोफेसर मोहतरमा सुमित्रा जी और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील मोहतरम जनाब अनस तनवीर साहब। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप दोनों के अलावा हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले जब इस मौजू पर हम बातचीत करेंगे तो मैं सुमित्रा सिंह से जानना चाहूँगा कि जब इस कानून की बात करते हैं
कितना अहम हो जाता है ये कानून, और अब इसमें अनफेयर मीन्स की जब बात होती है तो उस पर भी रोशनी डालें। थैंक यू सो मच नुमान जी। एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है ये एक्चुअली। मतलब एक बहुत ही ऑल कॉम्प्रिहेंसिव सा ये सवाल है। एक ऐसा देश जहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जहाँ पर पब्लिक एग्जामिनेशंस कम हैं एज़ कम्पेयर टू दी एंटायर पॉपुलेशन, वहाँ पर पब्लिक एग्जामिनेशंस करवाना और उसमें अनफेयर मीन्स को कर्ब करना, उसके लिए ये एक्ट लाया गया है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। हर बच्चे का ख्वाब होता है, जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में बोला भी, हर स्टूडेंट, हर बच्चे का ख्वाब होता है कि मैं ये एग्ज़ाम पास करूँगा, एक दिन मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, एक दिन मैं ये अधिकारी बनूंगा। ऐसे बड़े एग्ज़ाम्स को देना, उसके लिए दिन रात की मेहनत होती है। हम लोग भी उस दौर से गुजरे। तो इस दिन रात की मेहनत के बाद जब फाइनली एग्ज़ाम का डे आता है, उस दिन एक अनफेयर मीन्स से चीटिंग हो जाती है, तो आप ये सोचिए, इट इज़ नॉट जस्ट अ मेंटल शॉक टू द स्टूडेंट बट ऑल्सो टू द एंटायर नेशन, बिकॉज we have to maintain the integrity of the examination। और unfair means से integrity को challenge किया गया है एक ऐसे लेवल तक जो कि हम सोच भी नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो कानून आया है, यह एक पहल है सरकार की तरफ से एग्जामिनेशंस की इंटीग्रिटी और सैंक्टिटी को बनाए रखने में और हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स के सपनों को उड़ान देने में। ऐसा मुझे लगता है। बहुत खूब। यानी उनके सपनों को उड़ान देने में, उनके सपनों को बरकरार रखने में और कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, उसके लिए ये कानून लाया गया है। अनस जी से जानना चाहूँगा, आप पेशे से वकील हैं, जब हम बात करते हैं इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने की, तो किस तरह की हरकतों को या किस तरह की गड़बड़ियों को कानून के अंदर शामिल किया गया है जिसको अनफेयर मीन्स कहा गया है? देखिए, इस लॉ में जो सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं और उसके आगे सेक्शन 3 में अनफेयर मीन्स और इनकी डेफिनेशन है जो वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। तो पेपर लीक करने से लेके अगर आपके पोजीशन में इलीगली पेपर या OMR शीट है, या आप उसका हिस्सा हैं, जो एक गिरोह है जो पेपर लीक कर रहा है उसका हिस्सा है, या उसकी किसी तरह से आप मदद करते हैं, या फिर आप सीट्स के जो बच्चों के सिटिंग अरेंजमेंट है उसको उस तरह से चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं कि किसी और को अनफेयर हेल्प मिल जाए, या उसके अलावा आप एक फ़र्ज़ी एग्ज़ाम ही करा देते हैं। इस देश में ये भी हो चुका है कि पूरा फर्जी एग्ज़ाम हो गया, या आपने ऐसी कोई वेबसाइट बनाई है जो ऐसे आपको अनफेयर मीन्स में हेल्प करती है या मिसगाइड करती है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए डिफ़ाइन किया गया अनफेयर मीन्स को, और उनको कर्ब किया गया है थ्रू 2 मीन्स। पहला कि एक तो डिबार कर दिया जाएगा, और दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत एलैबोरेटली पनिशमेंट्स की बात हुई है। तो और पनिशमेंट जैसे हमने पहले के कानून में देखा, IPC में और इन सब में देखा, सज़ा एक पार्ट है कि आपको 3 से 5 साल की सज़ा होगी। उससे ज़रूरी है कि इसमें जो फ़ाइन है अलग अलग ऑफेंसेस के लिए रेंजिंग फ्रॉम 10 लाख टू 1 करोड़, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा डिटरेंट होगा। क्योंकि जब भी कोई पेपर लीक होता है उसके पीछे सबसे बड़ा मोटिवेशन किसी का पैसा कमाना होता है। तो जब आप एक फाइनेंशियल डिटरेंस डाल देते हैं कि 1 करोड़ रुपए आपको फ़ाइन लग सकता है, प्लस साथ ही साथ आपकी प्रॉपर्टीज को जब्त करके उससे एग्ज़ाम की जो कॉस्ट है, और कोई भी एग्ज़ाम कराने की कॉस्ट बहुत हाई होती है, ख़ास करके जिन एग्ज़ाम्स को ये कंट्रोल करता है आपका हमारा ये लेजिस्लेशन, ये सिर्फ नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट UPSC और बाकी वो हैं, उस पर मैं आऊँगा आगे चल के जी, वो उनकी बात करता है। तो उनमें जिस तरह का खर्चा आता है पूरे एक नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम कराने का, स्टेट का एक्सचेकर पे बहुत बर्डन है एग्ज़ाम कराना, तो उसमें अगर एक बार भी छोटी सी भी गड़बड़ी हो तो पूरे एग्ज़ाम पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अभी नीट का हमारे सामने एक वो था कि उसमें कुछ जगह पे पेपर लीक हुए, 2-3 स्टेट्स के लोगों को अरेस्ट किया गया, थोड़ी गड़बड़ियाँ ग्रेस मार्क से लेके ये सब हुई। तो ऐसे में पूरा एग्ज़ाम, इवन तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइड स्प्रेड नहीं था, ये नहीं था, बट इन योर हेड एक बार विशेट हो जाता है एग्ज़ाम की जो नोबिलिटी है, जो एग्ज़ाम की जो हमें चाहिए होता है कि ये 100% से वो ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना हो, जिसमें जितनी मेहनत की हो। हम बात करते हैं जी, अनफेयर मीन्स की ही बात करते हैं, तो ये तमाम जो चीज़ें थी उनको ध्यान में रखकर किया गया। सुमित्रा जी से जानना चाहूँगा कि वो कौन कौन से एग्जामिनेशंस हैं जो इस कानून के तहत आते हैं? राइट, जैसा कि हमारे
पैनलिस्ट ने बताया, इट्स अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। तो जो पब्लिक एग्जामिनेशंस है, नेमली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स, IBPS के एग्ज़ाम्स, NTA के एग्ज़ाम्स, RRB के एग्ज़ाम्स, ये मेनली इसमें कवर किए गए हैं। दीज आर द एग्ज़ाम्स विच आर कंडक्टेड एट द नेशनल लेवल। पब्लिक एग्जामिनेशंस जो कि एक आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब दिलाता है, मेनली सर ये वाले इसमें कवर किए गए हैं। बाकी अभी स्टेट अपना ऑर्डिनेंस खुद लेकर आएंगे और फिर वो अगर देखेंगे कि अगर वो उससे कंप्लाई कर पाते हैं, सो द स्टेट्स आर गोइंग टू ब्रिंग देयर ओन ऑर्डिनेंसेस इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन एट द सेंट्रल लेवल। वेदर ऑल द स्टेट्स आर कमिंग विद देयर ऑर्डिनेंसेस और नॉट, दैट स्टिल रिमेन्स अ क्वेश्चन। जी, बहुत खूब। अब इसके साथ साथ हमने, जैसे अनस जी ने कहा कि सज़ाओं की बात होती है, मैं सज़ा पर भी आना चाहूँगा कि इसमें एक कोई शख्स है वो इंडिविजुअली काम कर रहा है और कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ग्रुप इसमें काम कर रहे होते हैं। क्या कानून ने, सुमित्रा जी, इसको पूरी तरह से क्लियर किया है कि एक कोई अगर इसमें अकेला शख्स होगा, कोई इंडिविजुअल होगा, तो उसके लिए किस तरह की सज़ा होंगी, और अगर कोई सिंडिकेट है या कोई एक बड़ा गिरोह है तो उसके लिए किस तरह की? जी बिल्कुल, कानून बहुत स्पष्ट है इसके लिए। इफ़ देयर इज़ अ सिंगल इंडिविजुअल और पर्सन्स तो उनके लिए सज़ा 10 लाख रुपए तक की है, और डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द ऑफेंस इट कैन बी एन इम्प्रिजनमेंट रेंजिंग फ्रॉम 3 years to 10 years। लेकिन अगर सर्विस प्रोवाइडर है, जैसा कि अनस जी ने बताया भी, अगर सर्विस प्रोवाइडर है, जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटी है, उनसे रिलेटेड कोई भी एफिलिएट है, अगर वो इस तरीके का ऑफेंस करते हैं देन उनको फाइन 1 करोड़ रुपए तक का देना पड़ेगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविजंस इट कैन बी एन इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम 3 years to 10 years अगैन। यहीं पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की भी बात की गई है, तो सर्विस प्रोवाइडर is different, organized crime is again having a penalty of ₹1 crore and again imprisonment up till 10 years। यहाँ so, तीनों अलग अलग डिवाइडेड है सर। जी हाँ, इन तमाम सज़ाओं को समझने के साथ साथ अनस जी से समझना चाहूँगा कि पहले भी एक दौर रहा है जहाँ सारे एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ करते थे, और अब हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। किस तरह से ये कानून तमाम एग्ज़ाम को कवर कर रहा है, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश है? देखिए, तमाम कहना मुश्किल होगा, क्योंकि वो चंद, जैसे इन्होंने, मैम ने कहा कि SSB हो गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो गया, UPSC का हो गया, NTA का हो गया, मिनिस्ट्रीज़ और उनके एफिलिएट्स का हो गया, तो इन एग्ज़ाम को कवर कर रहा है। लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम स्टेट लेवल पे होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम अलग अलग लेवल, अलग अलग डिपार्टमेंट पे होते हैं, तो उनको ये कवर नहीं करता है। बट हाँ, मेजरली जितने प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, वो इसमें कवर हो रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, देखिए, कानून के बन जाने से सिर्फ अगर प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती तो हमारे पास कानून हर चीज़ के लिए। सबसे बड़ा सवाल इम्प्लीमेंटेशन का होगा। अभी भी इसमें 1-2 जगह कुछ चीज़ें अस्पष्ट है, जैसे कि इसके रूल्स अभी तक नोटिफाई नहीं हुए। रूल्स को भी टेबल करना होगा पार्लियामेंट में जब भी होगा ये, तो जब रूल्स नोटिफाई होंगे तो इसमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि जो अथॉरिटीज़ क्रिएट हो रही हैं वो अथॉरिटीज़ कैसे क्रिएट हो रही हैं। जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, जैसे इसमें यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ट्रांसफर इट टू एनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, तो अगर प्लस साथ में ये भी दिया है कि इन्वेस्टिगेशन विल बी एट अ लेवल ऑफ DSP, SP और एट द लेवल ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। ये लोग इंक्वायरी करेंगे, सिर्फ यही इंक्वायरी करेंगे, इनसे ऊपर, इनसे नीचे के अधिकारी के हाथ में इस पर एक्शन लेने की वो नहीं होगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, नॉन कंपाउंडेबल है, नॉन बेलेबल है। तो एक सख्ती लाया गया है कानून में। वो सख्ती, ऑब्वियसली कानून लाने का एक बहुत बड़ा मकसद डिटरेंस होता है कि कोशिश ये की जाए कि शायद ये कानून की ज़रूरत ही ना पड़े, कि काश पेपर कभी लीक ही ना हो, काश, क्योंकि एक पेपर लीक होने में सिर्फ ये नहीं होता कि बच्चे को फिर से पेपर देना होगा। हम जहाँ से आते हैं, हमने देखा है वो ट्रेनों में भर के बच्चे किसी तरह बड़ी मुश्किल से स्टेशन पे रुकते हैं, छत नहीं है, एग्ज़ाम दिया किसी तरह, वही ट्रेन में घुस के टिकट के पैसे नहीं है। तो ये बहुत मुद्दा जो है ना, हमारे बहुत सामाजिक स्तर पे बहुत नीचे तक जुड़ा है। सरकारी नौकरी के लिए खास करके परेशान कौन सा वर्ग है? वो वर्ग है जिसको पता है कि अगर हमें एक सरकारी नौकरी मिल गई तो हमारी जनरेशन्स बदल जाएंगी, हमारा ख़ानदान बदल जाएगा, हमारा मोहल्ला बदल जाएगा। तो स्टेक्स बहुत हाई हैं, तो इसलिए ये लॉ में जो डिटरेंस का है वो बहुत अच्छा है। लेकिन इसको सुमित्रा जी, इसको देखा जाए तो नॉन बेलेबल बना देना या इसको आगे और सख्त बना देना कितना अहम मानती हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ के ऊपर ये सख्ती? मुझे लगता है ये सख्ती बहुत ज़रूरी है। अंडर सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट इट इज़ कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। ये सख्ती इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम
अपने राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। पब्लिक एग्जामिनेशंस में वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे एग्ज़ाम्स देने आते हैं जो चाहते हैं कि हम नेशन को अपने सर्विसेज प्रोवाइड करें बाय बीइंग इनटू द जॉब, बाय बीइंग इनटू द सर्विस। तो अगर वहाँ पर अनफेयर मीन्स होंगे तो जैसा अनस जी ने बताया कि सतही तौर पर नहीं है, चीज़ें ग्राउंड लेवल पे जुड़ी हुई हैं। तो ग्राउंड लेवल पर ही अगर अनफेयर मीन्स हो रहे हैं तो किस तरीके से बच्चे एग्ज़ाम देंगे, कैसे सर्विसेज में आएंगे और किस तरीके से अपने देश के प्रति योगदान देंगे। तो मुझे लगता है ये डेटरेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट इज़ अ ट्रू टेस्टमेंट दैट सच अ थिंग इज़ रियली नेसेसरी। बहुत अच्छी बात की आपने, फिर एक बार इसमें इस कानून से संबंधित एक बात कही, अनफेयर मीन्स। आप खुद भी पढ़ाते हैं, आपका सिलसिला है, आप उसके अलावा पेपर सेट भी करते हैं। अगर एक स्टूडेंट जानना चाहे कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको अनफेयर मीन्स माना जाएगा इस कानून के तहत, मैं चाहूँगा सुमित्रा जी उस पर भी रोशनी डालें। हाँ बिल्कुल, इसी सिस्टम से जुड़े हूँ, बहुत सालों से पढ़ा भी रही हूँ, मेरी ड्यूटीज़ भी लगती है एग्ज़ाम्स में। पहली बात तो आपके पास कहते हैं ना फर्रे, चिट्स। लोग क्या करते हैं, चिट्स बना के लाते हैं और उन चिट्स पे ना बहुत छोटे छोटे फॉन्ट्स में लिखा रहता है जो बहुत मोटे चश्मे से आप पढ़ पाएंगे, आप और हम, लेकिन स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं। जो चीटिंग करते हैं वो लोग इसे पढ़ लेते हैं, बहुत छोटे छोटे फॉन्ट्स में लिख के लाते हैं। दूसरी चीज़, सिर्फ ये पेपर जो फर्रे है वो ही नहीं, एक बार हमने चीटिंग करते हुए एक लड़की को पकड़ा था। उसकी शादी हुई थी नई नई, तो वो बहुत सारे वो चूड़ा पहनकर आई थी। उसने उस चूड़े के अंदर अपने हैंड के रिस्ट के नीचे लिखा हुआ था और भी उसने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे लिखा हुआ, तो हमने पहचान लिया, तो हमने उसे पकड़ लिया। इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो अलाउड नहीं है इन एग्जामिनेशंस में। आप स्मार्ट वॉचेस आप अलाउ नहीं कर सकते। और आजकल आप जानते हैं ना वो स्पेक्स भी आते हैं, यू गेट दो स्पेक्स जिसके अंदर इंटरनेट भी होता है। इस तरीके का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप नहीं यूज़ कर सकते। इट इज़ आई मीन एवरीबडी नोज दैट कॉपीज, बुक्स कुछ भी अलाउड नहीं है। और जैसा कि आप CBT एग्जाम्स में भी देखते होंगे तो वहाँ पे तो कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। इवन पेन और पेपर, पेन भी ले जाना अलाउड नहीं है। पेन बॉक्सेस, pencil box, pen, paper holder, rubber sharpener, nothing is allowed. You simply have to enter the examination hall and you have to appear for the test. जैसे कि नेट के एग्जामिनेशन में होता है, वहाँ पेन भी आपको दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़कर जाइए एग्जामिनेशन में। ये केवल आप एक सरकारी नौकरी के लिए आप एक एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, ये आपका अपना लाइफ का भी टेस्ट है कि आप कितने सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, ना सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए बट अपने देश के लिए भी आप क्या करना चाहते हैं। बहुत ही व्यापक सोच है ये। और जब आप अपने आप से ही न्याय नहीं कर सकते हैं तो आगे चल के जब आप अधिकारी बनेंगे तो आप कौन सी न्याय संगत बातें करेंगे, किस तरीके से अलग अलग जॉब्स में रह के, सर्विसेज में रह के आप न्याय कैसे प्रोवाइड करेंगे लोगों को, एक अहम सवाल है, मेरा ये मानना है। एक बड़ा सवाल है, लेकिन उसके साथ साथ कई सारे सवाल इस कानून से अभी भी जुड़े हुए हैं कि अभी तक तो हमने स्टूडेंट्स की बात की, इंडिविजुअल्स की बात की। इसमें अनस जी से जानना चाहूँगा कि इसमें जो एजेंसीज़ हैं, जो सेंटर्स हैं, उनको किस तरह से इस कानून के तहत बांधा गया है या उनके ऊपर बंदिशें लगाई गई हैं, जिम्मेदारियाँ आयद की गई। जी, तो अब जैसे इस कानून में है, अनफेयर मीन्स में एक चीज़ अलग से मेंशन है कि कंप्यूटर और कंप्यूटर संसाधन जो हैं जिनसे के थ्रू एग्ज़ाम होता है, अगर उसमें गड़बड़ी कोई करता है तो वो भी अनफेयर मीन्स में आएगा। ये एक बहुत यानी क्योंकि 2024 का लेजिस्लेशन है, अब ज़्यादातर एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होते हैं, तो बहुत हद तक हमने जैसे पहले एक दो बार सवाल उठे थे क्लैट के, उस पर भी, इन सब पे भी, तो हमने देखा हुआ है कि गड़बड़ियाँ उस स्तर पे भी हो सकती हैं। हैक करने से लेके, हैक करना छोड़िए, अगर हमने किसी ने वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी किसी एक सेंटर के लिए बस, तो वहाँ पे वो चल भी नहीं पा रहा है, तो भी एक अनफेयर मीन्स हो गया, क्योंकि बाकी को उससे फ़ायदा होगा और कई बच्चे एक्सक्लूड हो जाएंगे। ऐसे सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए मॉडर्न जो हमारे एग्ज़ाम तरीके हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इसमें प्रोविज़न है। तो वो जो प्रोवाइड कराते हैं ये सब, ये जो NTA फॉर एग्जाम्पल NTA एग्ज़ाम कराता है, तो इट इज़ आउटसोर्स टू एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसीज जो इनके लिस्ट पे होती हैं, जो पैनल पे होती हैं, एंड उनकी जिम्मेदारी होती है कंप्यूटर प्रोवाइड करना। उनकी जिम्मेदारी होती है कि सेंटर्स कहाँ पड़ेंगे, सर कौन लोग हैं जो आपके इन्विजिलेटर्स होंगे। उस स्तर पे अगर एजेंसी कोई गड़बड़ी करती है और वो निकल के आता है, तो पहले तो इस एजेंसी को 4 साल के लिए डिबार किया जाएगा। दूसरा, अगर 1 करोड़ की फाइन, 1 करोड़ तक की फाइन लग सकती है। और तीसरा, अगर इसमें ये होता है कि इन एजेंसीज़ का डायरेक्टर या टॉप मैनेजमेंट में से कोई उसमें इन्वॉल्व है, उसकी नॉलेज के साथ हुआ है, तो
उस पर 3 से 10 साल की सज़ा और साथ ही साथ 1 करोड़ का फाइन और उनकी प्रॉपर्टी से एग्ज़ाम की कॉस्ट निकाली जाएगी जब्त करके। एक तो ये हो गया। अगर कोई फाइन नहीं देता है, जुर्माना नहीं दे पाता है, तो उसको अब क्योंकि ये BNS आ चुका है तो BNS की उसमें एक्स्ट्रा पनिशमेंट दी जाएगी 3 से 5 साल तक की, एक्स्ट्रा सज़ा हो जाएगी 2 से 5 साल तक की एक्स्ट्रा सज़ा। अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर एक वक्त है ब्रेक का। वक्फे के बाद हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ शामिल हैं उनके सवालात होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन। और अब इस मरहले में हमारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। ये क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम आदित्य है और मैं 3rd ईयर का लॉ स्टूडेंट हूँ। सर कितना ज़्यादा ज़रूरी सबसे पहले तो ये हो जाता है कि इसका जो अप्लाई अच्छे से हो और कितना फास्ट ट्रैक है, जो अगर कोई घोटाला पाया जाता है तो क्या फास्ट ट्रैक में मामले चलेंगे, ऑलरेडी मामले कैसे चलेंगे, ये सुमित्रा जी से जानना चाहेंगे कि सुमित्रा जी इम्प्लीमेंटेशन का एक सवाल आ रहा है और इससे पहले भी इस तरह के मामले होते रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये कानून कितना सख्त है और इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा, इस पर मैं जानना चाहूँगा। जी, योर क्वेश्चन इज़ वेरी वेल टेकन। जैसा कि आपको पता है एज़ पर सेक्शन 30J ऑफ द एक्ट, जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस भी किया था, सर्विस प्रोवाइडर्स जो भी एफिलिएट्स होंगे और जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी के कोऑर्डिनेटर्स होंगे, एफिलिएट्स होंगे, उन पर सज़ा है। दे आर गिवन पनिशमेंट्स। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ योर क्वेश्चन। पहली बात तो आज़ादी से पहले भी ऐसे एग्जामिनेशंस होते थे, उसके बाद भी होते रहे। आपके कहने का मतलब ये कि इतना समय क्यों लग गया इसको लाने में और इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कैसा होगा, जो नुमान जी ने बताया। तो पहली बात यह है कि वक्त के साथ समाज बदलता है और जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे कानून बदलते हैं। आज़ादी के बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं होते थे। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस का दौर कुछ सालों पहले शुरू हुआ। मैं कहती हूँ चलिए 10 साल पहले शुरू हुआ या 15 साल पहले शुरू हुआ। उसके पहले का समाज अलग था, उसके पहले के कानून अलग थे। अब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, तो एक बहुत अच्छी बात अभी हमारे एडवोकेट फ्रेंड ने भी बताई कि रूल्स आने चाहिए। द रूल्स हैव टू बी पुट ऑन द टेबल, सो वी आर वेटिंग फॉर द रूल्स टू कम। एक बड़ी बात यहाँ पर आती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि वी बिलोंग टू द लीगल फ्रैटर्निटी। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, मुझे लगता है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अगर होंगे तो इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी बहुत आसानी से होगा। और इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसका ख्याल केवल कानून व्यवस्था को नहीं देखना है, हम सबको देखना है। जैसा जस्टिस भगवती भी कहते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स टू प्रोवाइड justice, but also it is the responsibility of every citizen of the country. They have to come forward. So as members of the legal fraternity, as able and capable citizens of our country, ये हम सब का दायित्व बनता है कि हम ये अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाएं, जन जन तक पहुँचाएं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी है। केवल कानून बन नहीं गया है, ये इम्प्लीमेंट भी होगा और इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही इतने सारे प्राविधान, इतने सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, प्रोविजंस दिए गए हैं, पनिशमेंट्स बताई गई हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, डिटरेंट थियोरी भी लगाई गई है। सो आई थिंक कानून अपने आप में स्पष्ट है, कानून अपने आप में स्पष्ट है। लेकिन यहाँ सुमित्रा जी से एक चीज़ और जानना चाहूँगा। आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात की और एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि 1 जुलाई से मुल्क में 3 नए फौजदारी कवानीन भी नाफिज हो चुके हैं। तो क्या BNS, BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के होने के बावजूद आपको लगता है कि इस तरह के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि अभी इससे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे कि आपने भी अभी पूछा था कि अगर कोई ऐसा मैटर होता है जिसमें कि 1 करोड़ रुपए का फ़ाइन लगा सके या ना लगा सके या इम्प्रिजनमेंट का क्या होगा, तो दैट गोज़ टुगेदर विद द आईपीसी की धाराओं के साथ जो है ये तय किया जाएगा कि इम्प्रिजनमेंट होगा या नहीं। वो उस व्यक्ति के लिए, उस सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो 1 करोड़ रुपए या 10 लाख रुपए तक का फ़ाइन नहीं दे पाएगा। और एक और बात है, जुलाई में शुरू हुआ है, लागू होना शुरू हुआ है BNS, BNSS एंड ऑल्सो भारतीय साक्ष्य अधिनियम। लेकिन जो ऑफेंसेस मान लीजिए पिछले साल अप्रैल में हुए थे, उन पर क्या लागू होगा, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेयरिंग। तो उनके लिए तो जो पुराने कानून हैं वो भी चलेंगे और नए कानून साथ साथ चलेंगे। और हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए
सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। कितने लोग जानते हैं कानून के बारे में, नए कानून के बारे में कितने लोग जानते हैं? डज एवरी एडवोकेट नो अबाउट ऑल दीज न्यू लॉज? डू यू थिंक ऑल दी स्टेक होल्डर्स ऑफ द लीगल फ्रैटर्निटी नो अबाउट द न्यू लॉज? या जो जन सामान्य है क्या वो जानते हैं? अवेयरनेस की बात है, अवेयरनेस की बात कही, बेदारी की बात कही, जागरूकता की बात कही। और हमारे इस कार्यक्रम का भी मकसद यही है, इस प्रोग्राम का, कि आप लोग अपने हुकूक के बारे में जान सकें और मुल्क में क्या कवानीन हैं, आपका उनसे किस तरह से ताल्लुक़ है, उसके बारे में आपको मालूमात आप तक पहुंचाई जा सके। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। किसका सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा नाम श्रेय शर्मा है और मैं सेकेंड ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे आप सभी ने हमें बताया कि जो चीटिंग करेगा और जो चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाएगा उसके लिए सज़ाएं हैं, जो कि ठीक बात है, बट अगर हम सबको ये भी सोचना चाहिए जो एक स्टूडेंट 1 या 2 साल लगा के एक एग्ज़ामिनेशन देता है, पब्लिक एग्ज़ामिनेशन, और फिर वो एग्ज़ामिनेशन लीक हो जाता है या अनफेयर मीन होता है, तो उस बच्चे की सपोर्ट का क्या, उसको किस तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए या मिला है जिससे ये जो अनफेयर मीन्स हुआ है वो नॉर्मल उसके लिए ठीक हो जाए? वो इस तरह का एहसास किसी दूसरे बच्चे को ना हो, उसी के लिए इस तरह के कानून लाए जाते हैं। लेकिन यहाँ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, मैं दोनों एक्सपर्ट से चाहूँगा कि अपना ओपिनियन दें इस सवाल के ऊपर। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ही साइकोलॉजिकल है, ठीक है। किसी ने 1-2 साल तक मेहनत की, 1 साल का ड्रॉप लिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, अगले साल ड्रॉप लेके पढ़ रहा है, पेपर लीक हो गया, उसको किस तरीके का सपोर्ट मिले? मैं सबसे पहले तो बताऊंगी, देखिए कानून व्यवस्था सबके लिए बनाई गई, लेकिन ऐसे बच्चे के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ा फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा प्यार, संयम, वो अपनापन, वो इमोशनल सपोर्ट तो परिवार से ही मिलता है और अपने टीचर्स से भी। और आप एक जागरूक सिटीज़न हैं तो आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ है, और आप तो खुद लॉ के स्टूडेंट हैं, आप ये जानते हैं कि यू कैन बेंड द लॉ इन योर फेवर प्रोवाइडेड इट इज़ बेंडिंग इट्स आर्क टुवर्ड्स जस्टिस। तो जितनी न्याय संगत आपकी बात होगी, मोरल कॉम्पस जस्टिस की तरफ, आपकी तरफ ही जाएगा, मेरा ये मानना है। जी, अनस जी से चाहूँगा इस पर ओपिनियन। देखिए, इसका ये जो आपका सवाल है वो बहुत जायज़ सवाल है, और इसके लिए मैं आपको अनफॉर्चुनेटली बता दूं कि कानून में कोई प्रावधान नहीं है। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे कि बच्चे का जो लॉस हुआ है उसको कॉम्पनसेट कर सके। एंड अभी हमने नीट की हेयरिंग हम सबने यूट्यूब पे भी लाइव देखी, हम कोर्ट में भी थे, इस केस में भी इन्वॉल्व थे, और ये सवाल वहाँ पे भी था। और ये सवाल बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत मुश्किल होती है एग्ज़ाम देने में। पढ़ाई से लेके आप री एग्ज़ामिनेशन करवा दोगे, लेकिन री एग्ज़ामिनेशन में जैसे फॉर एग्जांपल हमने लॉ कंप्लीट किया था, हमने बाकी एग्ज़ाम्स दिए थे, या मैंने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा क्लियर हो गया, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस आए थे वो मुझे आते थे। री एग्ज़ामिनेशन हो रहा है तो वो क्वेश्चंस बदल जाएंगे। तो जो संयोग वाले जो एक वो होता है, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी एग्ज़ाम में, वो चीज़ नहीं आएगी। तो अगर आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है एंड आपको लगता है कि आपका ये क्लियर हो जाएगा, और होना भी चाहिए, पेपर लीक हो जाता है, पेपर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, तो जिनको सज़ा मिल रही है वो तो मिलेगी, लेकिन आपके लिए अनफॉर्चुनेटली कानून में कोई और चांस वो नहीं है कि आपको एक कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा। ये इस कानून में एक कमी भी है, जो मेरे हिसाब से एक कमी है कि हम उस नज़रिए से कानून को देखते हैं कि सज़ा का प्रावधान है, सज़ा दे रहे हैं, लेकिन जहाँ रिस्टोरेटिव की बात आती है, जहाँ इसकी बात आती है कि जिसने मेहनत की है, उसका लॉस हुआ, उसको कॉम्पनसेट कैसे करें। लेकिन उन लोगों का आगे लॉस ना हो, उन लोग कानून के लाने का मकसद आगे यही लॉस होता है कि आगे किसी का इस तरह का कोई नुकसान ना हो, और दूसरे किसी भी कानून के ताल्लुक से जो कहीं कुछ खामियां, कमियां या ज़रूरतें पेश आती हैं, तो कोर्ट की हमारी इंटरप्रिटेशंस होती हैं, बहुत सारी रिकमेंडेशंस आती हैं, तो हर कानून के अंदर इस तरह की तब्दीलियां और इस तरीके से ऐड ऑन होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं 3rd ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब भी हम ऐसी पब्लिक एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो एज अ स्टूडेंट्स हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है, तो ऐसे वो कौन से स्टेप्स हैं जिसे हम ले सकते हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा जाए और हम स्ट्रेस कम ले और हमें चिंता कम हो, हम घबराएं नहीं और पेपर हमारा अच्छा हो? ये तो सुमित्रा जी के मुझे लगता है कि एक मतलब का सवाल है, क्योंकि मैडम काउंसलिंग भी करती हैं। हाँ। तो सुमित्रा सिंह जी से जाऊंगा कि इस पर इस आंसर को दें। एक्चुअली यू नो आई हैव ग्रोन अप विद दिस क्वेश्चन
कि एग्ज़ाम से पहले एंग्जाइटी ना हो, स्ट्रेस ना हो, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम हो, उसके लिए एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ना अपने आप को ज़्यादा समय देना चाहिए। आपको पता है कि एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाले हैं और आप पढ़ाई सितंबर में शुरू कर रहे हैं, तो यू शुड गिव योरसेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम। और एक साथ इतना सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आपको अपने सिलेबस को चंक्स में डिवाइड करना चाहिए, टाइम के साथ डिवाइड करना चाहिए। और एक चीज़ पहली बात, दूसरी चीज़ ये है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो किस बात की रही है? मतलब आपको क्या लग रहा है कि आप एग्ज़ाम दोगे और आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाओगे? या पहली बात, दूसरी बात ये, आपको लग रहा है कि आई हैव टू बी द टॉपर, लेकिन आप टॉपर नहीं बन पाओगे। थर्ड थिंग, पास होना है, पास होने के लिए पढ़ रहा हूँ, मेरे को तो कोई खास नहीं, मेरे को तो डैड का बिजनेस संभालना है। तो एंग्जाइटी किस बात की है? आपको ये इसके बेस पर जाना पड़ेगा। सबसे पहले खुद अपने ऊपर हाँ। देखा जाए तो ये इम्प्लीमेंट करें बिल्कुल, और ये रूट पे देखें कि जाएं। अगर आपको किसी तरीके का कोई दबाव महसूस कर रहे हैं तो वो क्या है। इसके जवाब में मैं भी कुछ जी, थोड़ा सा जरूर, कहना बिल्कुल सर, चाहूँगा। बिल्कुल। देखो, मैं अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से आदमी सीखता है। मैं वो इंसान हूँ जिसने तकरीबन जितने एग्ज़ाम दिए सब निकाले और किसी की पढ़ाई नहीं की, और वो उसकी यानी पढ़ाई नहीं की यानी स्ट्रेस नहीं लिया। स्ट्रेस नहीं लिया, हाँ, क्योंकि अगर स्टूडेंट ये उसको सुनेंगे हाँ, तो वो लगेगा शायद- गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। स्ट्रेस नहीं लिया, और स्ट्रेस ना लेने की वजह एक है, और ये बात ये मैं सच में आपको नहीं बाकियों को भी कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम को लेके बहुत चीज़ें होती हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण होता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, जुडिशरी का हो, आपका लॉ का फाइनल का हो, 12th का हो, कुछ भी हो, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। राइट। उसके रिजल्ट से आपकी ज़िंदगी पे कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जाएगी जो नहीं होनी थी। जो आपको मिलना है वो ऐसे भी मिलेगा। जिस दिन आप ये सोच के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी, आपका स्ट्रेस 60% कम हो गया। जब ये जान करके जाएंगे कि यहाँ कोई गड़बड़ी की तो उसकी सजा भी मिल सकती है, तो मुझे हाँ, ये लगता है चलिए और टॉपिक पे अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे। और अगर कहीं कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसके लिए सजा का क्या इंतजाम है, कानून क्या कहता है, इसकी जानकारी और इसकी मालूमात होनी मुझे लगता है कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए भी हम यही कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे पर वापस आते हैं और फिर चलते हैं सवालात की तरफ। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रीत है और मैं सेकेंड ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की अभी रिसेंट जजमेंट आई है, उससे जिन बच्चों का नीट क्लियर हो गया और जिन बच्चों का नीट क्लियर नहीं हो पाया, उस जजमेंट से बच्चों को क्या मैसेज मिलता है? बच्चों के लिए क्या मैसेज, दोनों के लिए आपके लिए सवाल है। अनस जी से चाहूँगा सबसे पहले आप। देखिए, सबसे पहले कि एक क्वेश्चन को लेके आईआईटी की एक 3 मेंबर कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको 1 दिन का वक्त दिया था कि सही आंसर जो है वो दीजिए। वो उस एक सही आंसर से 20 से 25 हज़ार रैंक वालों में बहुत तब्दीलियाँ आ गई, बहुत फ़र्क पड़ गया है। तो एक तो ये हुआ इम्पैक्ट आप पे, स्टूडेंट्स पे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट ना कराने की वजह बस इतनी सी थी कि अभी तक ये तय नहीं हुआ था कि आपका ये जो चीटिंग हुई है, ये जो लीक हुआ है, कितना वाइड स्प्रेड है। बट इससे ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि पेपर लीक हो जाएगा और कोर्ट्स कुछ नहीं करेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट अभी इस पे इलाबरेट जजमेंट भी लेके आएगा। अभी तक जो आया है वो एक ऑर्डर आया था, क्योंकि काउंसलिंग होनी थी, तो एक तुरंत कोर्ट ने ऑर्डर निकाला। एक रीजन जजमेंट जल्दी ही आएगा। उसमें जहाँ तक है आगे के एग्ज़ाम्स के लिए गाइडलाइन भी बनाई जाएंगी कि कैसे कंडक्ट होगा और लीक होने पे क्या एक्शंस होंगे। लेकिन ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि कोर्ट आपके साथ नहीं है। दूसरा, आपको इस बात की भी थोड़ी सी खुशी तो होनी चाहिए कि अब एक स्पेशलाइज्ड लेजिस्लेशन है। ऐसा नहीं है कि पहले आप चीटिंग करते तो कानून नहीं था उसके लिए। हाँ, कानून उस वक्त भी था, आप चीटिंग करते आईपीसी से गवर्न होता था। अब एक स्पेशल लेजिस्लेशन है, और इस लेजिस्लेशन का ज़मीन पे जो भी असर दिखे वो हमें बाद में ही पता चलेगा। किसी भी कानून का इम्पैक्ट क्या होता है वो वक्त के साथ पता चलता है। लेकिन एटलीस्ट हमारे पास इतने सालों में अब जाके एक कानून आया है जो इसको पूरी तरह से कवर करता है। हर तरह की चीटिंग को, अभी तक जितनी पॉसिबल चीटिंग, इमेजिनेबल चीटिंग है, उनको कवर करने की कोशिश करता है। एंड अभी जब रूल्स आएंगे तो शायद इसमें एक और बढ़ोतरी आएगी कि ये किन किन एग्ज़ाम्स को इसको कवर कर सकता है और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और जो अथॉरिटी क्रिएट होगी उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा। जी, बहुत खूब। जी, सुमित्रा जी इस पर कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। पहली बात तो ये, एज पर योर क्वेश्चन, मेरा ये मानना है कि आप मोटिवेटेड रहें। जैसे ही एग्ज़ाम होता है, स्कोर शीट भी आ जाती है 1-2 दिन में, तो आपको ये देखना है कि व्हाट वाज योर स्कोर। ठीक है, जो
चीटिंग हुई है या जो अनफेयर मीन्स यूज़ किया गया है, वो जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने बताया ही, एक लेजिस्लेशन आ चुका है विच इज़ बेस्ड ऑन द डेटरेंट थियरी कि ऐसा कभी दोबारा नहीं कोई व्यक्ति कर पाएगा। लेकिन आप मोटिवेटेड रहिए, आपकी तैयारी क्या थी, आप अपना स्कोर शीट चेक कीजिए। इफ़ यू हैव आंसर्ड 80 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, दैट्स फाइन, यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड। लेकिन अनफेयर मीन्स यूज़ हुआ हो लेकिन आपका स्कोर 100 में से 40 ही था, तो आप कहाँ पर पहुँचे हो? It is a very tough competition in a country where there are lakhs of people appearing for these exams every year down the line। बहुत कड़ी मेहनत के साथ हमें एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी होती है। आप ये ना सोचें कि अरे चीटिंग हो जाएगी तो पेपर कैंसिल हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। अब वो जिम्मेदारी हाँ, देखा जाए तो हाँ, अब हुकूमत के ऊपर और एजेंसीज के ऊपर और कानून के ऊपर है। अनस जी ने यहाँ बड़ी अच्छी बात कही कि अब हमारे पास एक तरह का सिस्टम, एक निज़ाम नए कानून के तहत आया है। और इसी पर मैं अनस जी से जानना चाहूँगा कि जहाँ हमने नए कानून के तहत फॉरेंसिक टेक्निक को शामिल करने की बात कही है, डिजिटल इंडिया में डिजिटल एविडेंस की बात कही गई है, तो क्या कितना आसान होगा अब इन चीज़ों को सॉल्व करना, इस तरह के मामलात को हल करना कितना आसान हो जाएगा? देखिए, ये जो नया एक निज़ाम आया है उसकी वजह से एक चीज़ तो होगी कि टेक्नोलॉजी पे जो डिपेंडेंस है हमारी वो बढ़ेगी, हम उस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, इन्वेस्टिगेशन में आसानी होगी। लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी। एक जो ढांचा होता है वो ढांचे की कमी है। जैसे हमारे देश में अभी भी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ की कमी है, हमको उसको डेवलप करना पड़ेगा। हमारे पास अभी भी इन्वेस्टिगेशन में टेक एक्सपर्ट्स की कमी है, हमको उनको लाना पड़ेगा। क्योंकि ये बात तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर की हो रही है, आगे की चीज़ों की हो रही है। लेकिन कानून ने जो एक मकाम दिया है, एक तरीके से एक रास्ता दिया है कि जहां फॉरेंसिक टेक्निक और डिजिटल एविडेंस की बात कही गई है, तो जहां पब्लिक एग्जामिनेशंस की हम बात करते हैं, यहां पर कितना इफेक्टिव होगा उसका, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। हाँ, देखिए, जब आप एग्ज़ाम्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर लेते हैं तो हमारे एग्ज़ाम्स अब सारे ऑनलाइन हो गए हैं, ज़्यादातर बड़े एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होते हैं जी। तो जब ऑनलाइन होते हैं तो उनके साइबर स्पेस में गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो पहले जो हमारा कानून थे वो शायद उनमें वहाँ, क्योंकि पुराने कानून थे, 1973 तक CRPC था, उससे पहले का IPC 1872 का था, तो उस टाइम हमने ये जो दुनिया नई बन गई है उसको विजन ही नहीं किया था कि ये दुनिया ऐसी बन सकती है। तो जो अपडेटेड कानून है ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो बेईमानी, जो चीटिंग साइबर स्पेस में हो सकती है, जो गड़बड़ियाँ ऑनलाइन मेथड्स में हो सकती है, उनको कवर करने के लिए एक निज़ाम तैयार हो गया है। उस निज़ाम का इम्प्लीमेंटेशन होगा, उस निज़ाम में बदलाव आते जाएंगे, वो वक्त के साथ डेवलप होगा। वक्त के साथ साथ वो तब्दीली आएंगे सामने। और यहाँ अब प्रोग्राम अपने आखिरी मरहले में है, लेकिन उन सवालों को ज़रूर शामिल करेंगे जो स्टूडेंट्स के दिमाग में है। जी सर, मेरा सवाल आपसे कंप्यूटराइज्ड एग्ज़ामिनेशंस को लेकर है। सर, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होता है चीटिंग का जिसको हम अक्सर USB पोर्ट कहते हैं, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। तो सर, अगर ये USB पोर्ट किसी कंप्यूटर से ज़ब्त की जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे सारे बच्चों की होती है, या फिर ये जो एग्ज़ामिनेशन एजेंसीज़ होती हैं, कंडक्शन एजेंसीज़, ये उनकी नेग्लिजेंस की वजह से होता है? जी, बहुत खूब, बहुत अच्छा सवाल। और दोनों हमारे एक्सपर्ट जो हैं इस पर जवाब देना चाहेंगे। सबसे पहले सुमित्रा जी से चाहूँगा। जी बिल्कुल। पहली चीज़ तो जिम्मेदारी मेनली सर्विस प्रोवाइडर की होगी, बिकॉज विद डिजिटल एग्जामिनेशंस, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, द एंटायर डेटा इज़ ऑन द क्लाउड। आपका सर्वर कितना स्ट्रॉन्ग है, इसमें राइट टू प्राइवेसी का भी एलिमेंट आएगा, क्योंकि एक सर्विस प्रोवाइडर ने डेटा को क्लाउड पे सेव कर रखा है। ठीक है। अब सेकेंड थिंग, जो वहाँ पे एग्जामिनी आया है एग्ज़ाम देने के लिए, क्या उसको ये बताया गया है कि आप कोई और टैब यूज़ नहीं करेंगे? ऑलराइट, पहले भी डिस्कशन हुआ था कि मान लीजिए किसी थर्ड एजेंसी ने एग्ज़ाम कराया है और एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम ही पूरा फेक करा दिया है। ठीक है, क्या उन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के रूल्स को फॉलो किया है? थर्ड थिंग, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी इसमें लागू होगा। फोर्थ थिंग, अगर एग्जामिनी को ये बात पता है कि यहाँ पर आप एक तरीके का मोडेम यूज़ करके, एक तरीके का डिवाइस यूज़ करके, एक तरीके के सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप चीटिंग कर सकते हो, आप भी उसी कटघरे में खड़े हैं। सो ऑल द स्टेक होल्डर्स टुगेदर विल बी हेल्ड। इस तरह के मामलात को अनस जी से जानना चाहूँगा, क्या हम DPDP एक्ट के तहत ही इसको कवर करेंगे या IT एक्ट के तहत, या फिर जो हमारा
पब्लिक एग्जामिनेशन का कानून है उसके तहत? देखिए, ये सवाल बहुत एक पर्टिकुलर यूएसबी पोर्ट को लेके है जी। तो यूएसबी पोर्ट का मसला ये है, तो इसमें दो चीज़ें, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि वो उसका यूज़ और उसको लेके आना क्या स्टूडेंट ने किया था या वो सर्विस प्रोवाइडर ने किया था, उस टॉप लेवल से उसमें बेईमानी है। इसमें आईटी एक्ट का उतना रोल नहीं होगा ये, क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हो और एक स्पेशलाइज निज़ाम हमारे सामने, एक कानून हमारे सामने है, तो फिर ये इस कानून से गवर्न होगा। वैसे ये कानून एक्सक्लूजन में नहीं है बाकी कानून के, उनके साथ है, सप्लीमेंट करता है बाकी कानूनों को जी। तो डिग्री डिपेंड करेगी कि किस लेवल की बेईमानी हुई है, लेकिन ज़्यादातर करके ये इसी कानून के अंडर आएगा, इसी कानून के अंदर में आएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम वंशिका है, मैं 3rd ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब एक बच्चे को लगता है कि उसके द्वारा एक मतलब उसके साथ एक गलत व्यवहार किया गया है प्रोफेसर या अध्यापक द्वारा एग्जामिनेशन के दौरान, तो उसके लिए क्या प्रावधान है हमारे? यानी उसकी प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं कि उसके पास क्या कुछ रास्ते हैं, क्या लीगल रेमेडीज़ है उसके पास, कहाँ जा सकता है ऐसा स्टूडेंट जिसके साथ एग्जामिनेशन के अंदर अगर कोई दुर्व्यवहार हो रहा है उसके साथ? ये किस एग्जामिनेशन की बात हो रही है? द पब्लिक एग्जामिनेशंस? ये किसी भी एग्जामिनेशन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में ये लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट है वो सुपरवाइज़र से, एग्जामिनर से, इनविजिलेटर से मिसबिहेव नहीं कर सकता। There is a clear code of conduct and that person can be debarred from the examination. It is on the supervisor and the invigilator. If the candidate is misbehaving, all right, he will be expelled from the examination. वो इन्विजिलेटर के पास राइट्स हैं, ठीक है। वो जब आप कोई एग्ज़ाम देते हो ना, उसका कोड ऑफ कॉन्डक्ट आपके पास लिख के आता है। जब आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसके पीछे चीज़ें लिखी रहती है। दूसरी चीज़, आप ये कह रहे हो कि अगर सुपरवाइजर मिसबिहेव करे, नो, दे आर ट्रेंड दैट वेज, नो सुपरवाइजर कैन मिसबिहेव विद द कैंडिडेट। ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप चैलेंज कीजिए। वो जो गवर्निंग बॉडी है उस एग्जामिनेशन सेंटर की, आप वहाँ तक ले जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम निर्धारित अगर 9:30 बजे है तो एग्जामिनेशन 9:30 बजे शुरू हो जाएगा। उससे पहले ये होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, आपने दिए होंगे एग्जाम्स, मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, तो देयर इज़ द एंटायर गवर्निंग बॉडी मेंबर्स, वहाँ पे लोग रहते हैं, सुपरवाइजर्स रहते हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशंस में तो मैंने पुलिस कांस्टेबल्स को भी देखा है कि वो लोग बाहर रहते हैं, तो वो सैंक्टिटी मेंटेन रहती है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है, यू कैन ऑलवेज टॉक टू द सुपीरियर्स। नमस्कार, मेरा नाम अरिंदम दे है और मैं 2nd ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि 2019 से लगभग 64 एग्ज़ाम की पेपर लीक हो चुका है। अभी तक गवर्नमेंट इस बारे में अपना ध्यान क्यों नहीं दिया? अगर दिया होता तो इस तरह की जैसे नीट जैसे एग्ज़ाम में इतना बड़ा घोटाला नहीं होता और पेपर लीक नहीं होता। तो इस बारे में क्या कहना है? जी, इतनी देर से गवर्नमेंट का क्यों जी, दोनों से जानना चाहूँगा। आई थिंक हमने ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया है। गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है तभी ये लेजिस्लेशन आया है। और किसी एक इवेंट से आप अपनी लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते। अभी एक पहला भी प्रश्न आया था, आज़ादी के पहले और उसके बाद वाले भी बात थी, तो बिल्कुल गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, देन ओनली दिस लेजिस्लेशन हैज़ कम अप। और एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक ये ऐसा कदम है कि जहाँ पर जैसा कि सर ने भी अभी बताया कि इन केस देयर इज़ अ डिफ़ॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सिस्टम विच इज़ कंडक्टिंग द एग्ज़ाम, अनफेयर मीन्स, तो एक लेजिस्लेशन है जो आपको आपकी सहायता कर रहा है, ठीक है, विच इज़ प्रोवाइडिंग जस्टिस। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। गवर्नमेंट ने लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के एस्पिरेशंस को ध्यान में रख के ही वो एक लेजिस्लेशन लाए, मुझे ऐसा लगता है। जी, अनस जी से चाहूँगा इसके ऊपर एक ओपिनियन और उसके बाद। जी, नहीं, मैं थोड़ा सा इनका सवाल भी समझ जाऊँ ये जो कह रहे हैं। देखिए, हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी और सरकार और सबको समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स की इस वक्त एक गुस्सा है, एक रोष है, और वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स का नहीं जिन्होंने पेपर दिया और लीक हो गया, उनका भी जिनको आगे पेपर्स देना है, जिनको पता है कि हमें आगे कोई ना कोई एग्ज़ाम में बैठना है, तो उसको लेके एक रोष है। और बच्चे में आपस में, स्टूडेंट्स में वो रोष होना नहीं चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है कि, और ये बात मुझे लगता है हमारी जो सदर जमहूरिया हैं, राष्ट्रपति ने भी अपने बयान में ये बात कही। जी, उन्होंने, राष्ट्रपति ने अपने बयान में कही ये बात, लेकिन हमें ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि लेजिस्लेशन आया, एक अच्छा लेजिस्लेशन आया, कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है, थोड़ा सा पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये पास हो गया था फरवरी में, मेरे ख्याल से इलेक्शंस थे। और ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल भी रहता है कि जो जब इलेक्शन होता है तो जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है, उस टाइम की आउटगोइंग पार्लियामेंट है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन और उस पर वेट करती है कि नई गवर्नमेंट आया, अगर चेंज हो रही है वही भी आ रही है, इट्स ऑलवेज अ न्यू गवर्नमेंट दैट कम्स आफ्टर द इलेक्शन।
तो जब जो नई गवर्नमेंट आए वो उस पर एक्ट करे, शायद इसलिए थोड़ा सा उसमें डिले हो गया। और जब चुनाव कंप्लीट हो गया, रिजल्ट आ गया, नई सरकार बन गई, तो उसके बाद इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया। दर्द आपका सही है, ये चीज़ चिंता पहले भी होनी चाहिए थी क्योंकि पेपर बहुत सारे लीक हुए हैं। अभी भी स्टेट लेवल पे पेपर लीक रोकने के लिए ये कानून नहीं है, तो यूनियन ने एक अपना कानून बना के एक मॉडल कानून ला दिया है। अब ये स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर है कि वो उसको कितना इम्प्लीमेंट करती हैं, वो कितना लेजिस्लेट करती है अपने एग्ज़ाम्स के लिए। जी बिल्कुल, अब प्रोग्राम का आखिरी मरहला है। यहाँ पर अपने दोनों गेस्ट से, दोनों एक्सपर्ट से मैं चाहूँगा बिल्कुल कंक्लूडिव रिमार्क्स जो एक स्टूडेंट जान सके इस कानून के बारे में, मैं चाहूँगा कि आप वो ज़रूर दें ताकि हमारे व्यूवर्स जान सकें इस कानून के ऊपर। कुछ आप क्या कहना चाहते हैं? आप सभी लोगों ने अब तक तो एक्ट पढ़ ही लिया होगा। तो दिस एक्ट इज़ पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 2024। ओके, सो पब्लिक एग्जामिनेशंस में अगर अनफेयर मीन्स आप यूज़ कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल का उसमें हस्तक्षेप है या सर्विस प्रोवाइडर ने उसमें अपना रोल निभाया है, चीटिंग कराने का पूरा बना रखा है सिस्टम, पेपर लीक हो रहा है या इस तरीके के और भी चीज़ें, टैम्पर हो रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, मेरिट लिस्ट ऊपर नीचे बन रही है, तो इन सब की सज़ा है। पहली बात ये एक अवेयरनेस सबको बताना पड़ेगा कि ऐसा एक कानून आ चुका है। अब पहले जैसी बात नहीं है, जैसे कि गैंग्स बन जाते, गिरोह बन जाते हैं कि हम तो आपको पास करा देंगे, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आप प्रीलिम्स दीजिए, आप मेंस में निकल जाएंगे, इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं। तो पहली बात ये, दीज पीपल शुड नो नाउ दैट देयर इज़ एन एक्ट एंड दैट दे विल बी बिहाइंड द बार्स इफ दे आर कॉट। फॉर द सेकेंड थिंग, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अभी इन्विजिलेटर्स की भी बात हो रही थी और सर डिसएग्री भी कर रहे थे, इन्विजिलेटर्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा। एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम सारे स्टेक होल्डर्स के लिए सरकार को सामने लाना चाहिए, जिसमें वी कैन ट्रेन द इन्विजिलेटर्स फॉर द एग्जामिनेशंस विच आर कंडक्टेड इन द ऑनलाइन मोड और द ऑफलाइन मोड, और जहां पर बिहेवियर को भी सर्वोपरि रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम देते टाइम माइंड एकदम कूल होना चाहिए। यहाँ पे एंग्जाइटी पर भी क्वेश्चन आया था, यहाँ पर एंग्जाइटी पर भी क्वेश्चन था, और मुझे लगता है कि अनस जी मैडम भी एग्री कर गई इन्विजिलेटर के नाम पर आपसे। आपसे भी चाहूँगा कि आखिर में व्यूवर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त ये प्रोग्राम देखें? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए खास करके मैंने पहले भी कहा, थोड़ा अपना स्ट्रेस कम कीजिए, कोई एग्ज़ाम एंड नहीं होता है। पेपर लीक की घटनाएं जो हैं या पेपर में बेईमानी की जो घटनाएं हैं, ये बहुत तकलीफ देह हैं, इनसे बहुत तकलीफ बेशक होती है, सिर्फ बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को भी, आसपास के लोगों को भी होती है, टीचर्स को भी होती है। लेकिन एक लेजिस्लेशन आया है जो इसको कंट्रोल करना चाहता है। अब ये वक्त का टेस्ट होगा कि ये कितना सक्सेसफुल होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। अभी भी इसकी जो रीच है वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम स्टेट लेवल पे, बहुत सारे एग्ज़ाम इनके यूपीएससी के बियॉन्ड और ऐसे उसमें होते हैं। तो अभी जब ये टेस्ट ऑफ टाइम देख लेंगे, हो सकता है कि शायद हमें आगे एक डिटरेंस के तौर पे दिखे कि पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, बेईमानी नहीं हो रही है, पैसा दे के एडमिशन नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको देखना पड़ेगा, ये वक्त पड़ेगा, वो वक्त ही बताएगा होगा। लेकिन हाँ, कानून आ गया है, सबके लिए कानून है, और कहीं इस तरह की गड़बड़ियाँ ना हो उसके लिए ये कानून लाया गया है। आज की हमारी इस पेशकश के ज़रिए हमारे व्यूवर्स ने ज़रूर फ़ायदा हासिल किया होगा, जानकारी हासिल की होगी। मैं अपने दोनों मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आज की इस पेशकश में शामिल होने के लिए। नाजरीन, यहाँ पर हम आपसे इजाज़त लेते हैं और आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात के साथ। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।